গঙ্গা নদীর উৎপত্তিস্থল অর্থাৎ গঙ্গোত্রী হিমাবহ, সেখান থেকেই এক যুবকের পদযাত্রা। আর সেই পদযাত্রা 5 রাজ্য পেরিয়ে আজ এসে পৌঁছেছে মুর্শিদাবাদ, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই মুর্শিদাবাদ। সেখানে আজ সেই যুবক পদযাত্রা করছেন। আমার সঙ্গে রয়েছে সেই যুবক। তিনি নাগপুরের বাসিন্দা, মোটামুটিভাবে হিন্দিভাষী হলেও তিনি বাংলা খুব অল্প বোঝেন। তাই আমরা এখন তার সঙ্গে কথাবার্তা করব এবং সেই সঙ্গে তার এই যাত্রাপথ সম্বন্ধে सब কিছু জানবো। তিনি একটু हिंदीभाषी। आपका ये यात्रा कहाँ से शुरू हुआ? सर मैं हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम अतुल है। मैं नागपुर गंगोत्री ग्लेशियर्स हिमालय गंगोत्री ग्लेशियर से आ रहा हूँ और उत्तराखंड के बर्फ के पहाड़ों को और जंगलों को पार करते हुए उत्तर प्रदेश को पार किया, बिहार को पार किया, झारखंड को पार किया और झारखंड के राजमहल के रास्ते फरक्का और फरक्का से रघुनंदगंज, लाल गोला और फिर मैं आपके मुर्शिदाबाद टाउन में पहुंचा हूं। यहां तक मैंने 3200 किलोमीटर की गंगा यात्रा कंप्लीट करी है और आगे मैं गंगा जी के साथ साथ कोलकाता की तरफ जा रहा हूं और वहां से गंगा सागर में अपनी यात्रा समाप्त करूंगा। जी, आप ये यात्रा जो कर रहे हैं इतना बहुत मतलब 4000 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर का ये रास्ता आप तय कर रहे हैं। आप कब से शुरू किए हैं? मैंने 6 नवंबर से निकला था और मेरे साथ ये 180 किलो का लगेज भी है, जिसमें मेरा 10 दिनों का राशन है, टेंट है, 1.5 से 2 लाख के वैज्ञानिक उपकरण हैं, सोलर पैनल लगा हुआ है। रास्ते में मुझे सांप ने काट दिया तो उसका एंटी वेनम्स की मशीन भी है। तो हर एक वो सामान है जो एक व्यक्ति को जंगलों में ज़िंदा रहने के लिए मदद करता है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मेरे गेम को अल्ट्रा मैराथन बोलते हैं। अल्ट्रा मैराथन एक ऐसा खेल होता है जिसमें 100 किलोमीटर के ऊपर दौड़ना पड़ता है। तो मैंने 35 इंटरनेशनल मेडल भारत के लिए लाए हैं, 71 नेशनल मेडल लाए हैं और मैंने दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान में 55 डिग्री के तापमान में दौड़ा हूँ अफ्रीका में और वहाँ तिरंगा लहराया हूँ। और पिछले वर्ष मैंने पूरे थार रेगिस्तान को पार किया, जिसको पार करने वाला शायद तक मैं पूरी पृथ्वी में एकमात्र इंसान हूँ। जी, और अभी तो फिलहाल मैं जो यात्रा कर रहा हूँ, इस यात्रा के मेरे 2 उद्देश्य हैं। एक तो हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा जी प्रदूषण मुक्त हो और व्यक्ति डिप्रेशन मुक्त हो। हम सभी को मालूम है गंगा जी हमारी सिर्फ एक राष्ट्रीय नदी नहीं है, वो भारत की आत्मा भी है। वो कला, संस्कृति और आबादी को जिंदा रखती है। तो हम देख भी रहे हैं कि इंसान कहीं ना कहीं स्वार्थ के कारण गंगा जी और भी बहुत सारी नदियों को प्रदूषित करते जा रहा है। तो मैं गंगा जी के साथ साथ चल रहा हूँ और हर वो गांव, वो शहरों से होकर आ रहा हूँ जो गंगा किनारे हैं। गांव में आप लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों को संदेश देता हूँ कि आप लोग गंगा जी को माँ मानते हो, पर माँ जैसी सेवा क्यों नहीं करते। कई लोगों को मैंने देखा है घाट किनारे गंगा जी के पास मिठाई चढ़ाने जाते हो, मिठाई का डब्बा ही वहीं फेंक देते हैं। तो ये कैसी भक्ति है? तो हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। इस प्रकृति में सिर्फ एक मानव का ही अधिकार नहीं है, जीवों का भी अधिकार है। धीरे धीरे डॉल्फिन भी विलुप्त हो रही है, वो हमारी राष्ट्रीय जलीय पशु भी है। तो यही उद्देश्य को लेकर मैं गांव-गांव जाता हूं, चौपाल लगाता हूं, लोगों के बीच में एक जागरूकता लाता हूं। और दूसरा मेरा मोटो है कि आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जीते हैं, चिंताओं में जीते हैं। लोग बोलते हैं हमारी लाइफ में फलाना प्रॉब्लम हो गया, उस आड़ में नशा करते हैं या तो वो हताश होकर आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसे लोगों को मैं यही संदेश दे रहा हूँ कि लाइफ में कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, तुम महत्वपूर्ण है, तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अपनी कदर करो और माँ गंगा की सेवा करो। यही उद्देश्य को लेकर मैं 4000 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। मेरे जंगलों को मैंने पार किया, जंगली जानवर टाइगर्स भी मुझे कई बार दिखाई दिए। मेरी ट्रॉली के 8 चक्के बदल चुके हैं, 4 रिंग बदल चुके हैं, कई बार बेल्डिंग टूट चुकी है, मेरे जूते 3 जोड़ घिस चुके हैं। ऐसी कई प्रॉब्लम्स का भी सामना करते हुए गंगा माँ के आशीर्वाद से मैं आज बंगाल में पहुँच गया हूँ। अब मैं बंगाल को पूरा पार करते हुए गंगा सागर की ओर बढ़ रहा हूँ। अब ये आप जहाँ पर हैं, ये एक इतिहास प्रसिद्ध इलाका है। यहाँ पर नवाबों का राज चलता था। मैं अभी देखा हाँ, यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल का टूरिज्म प्लेस है, जो सबसे बढ़िया है ये मुर्शिदाबाद। यहाँ पर ये पास में हजारदुआरी है जहाँ पर नवाब का पैलेस था। ये सब आप देखें, कैसा लगा? अभी मैं ज़्यादा तो नहीं घूमा, अभी मैं और अभी थोड़ी देर में निकलूँगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। तो मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा, लोकल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट से, कि इनको सजो के रखे, क्योंकि एक टूरिज़्म भी हमारी इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर बहुत खुशी मिली। और बंगाल के बारे में तो मैंने सुना है कि यहाँ पे साहित्य प्रेमी, आर्ट के प्रेमी बहुत है।
तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बंगाल के लोग मेरी कई बार भाषा नहीं समझ पाते, मैं भी नहीं समझ पाता हूँ, पर एक प्रेम की भाषा हर कोई समझ रहा है। आपकी यात्रा पथ में जाते जाते हम लोग बात करेंगे और भी बातें होंगी उनसे। अगर ये एक बहुत उद्देश्य, बहुत बड़ा उद्देश्य लेके जो निकले हैं, ये 34 साल उम्र के एक अतनु जी, वहाँ से आज समझिए हिमालय से वो जो निकले हैं पैदल यात्रा में, वो एकदम जाएंगे बंगोपसागर तक, अर्थात 5 राज्य पार करके वो जाएंगे एकदम बंगोपसागर अर्थात समुद्र की तरफ। उनसे जाते जाते बात करेंगे, उनसे जो भी बातें हो सके वो बात करने की कोशिश करेंगे। तो अतनु जी, आप जो निकले हैं 6 नवंबर को, अब रास्ते में आते आते क्या कुछ तकलीफें को क्या सामना? एक्चुअल में मैं जिन जगहों से आ रहा हूँ वो पूरी हिमालय पर्वतमाला में बसा हुआ है, वो पूरा एरिया। तो हिमालय में 10 किलोमीटर चढ़ना भी मान के चलो 100-150 किलोमीटर से कम नहीं होता था। तो वहाँ पे बर्फ़ का, माइनस टेम्परेचर का सामना करना, और दूसरा वो बहुत कम आबादी वाला क्षेत्र है, तो कई जंगली जीव मेरे पास आ जाते थे, और साथ में वहाँ पे भोजन का बंदोबस्त करना, और जंगलों में सांप भी होते हैं। तो इस तरह के ये जलीय जीव पास तो आते थे पर नुकसान नहीं पहुँचाए, पर वो पर्वतमाला को पार करना बहुत कठिन था मेरे लिए। और साथ में क्या होता था कि मेरी ट्रॉली के चक्के कई बार टूट जाते थे, उनको रिपेयर करने में काफ़ी तकलीफ होती थी मुझे। पर आपने ये भोजन के बारे में बोला है, आप जो रास्ते में जाते जाते क्या भोजन क्या करते हैं? यहाँ पे अपने ही पकवान आपने अपने ही बनाते हैं? मेरे पास सूखा अनाज है, चावल है, आटा है और दाल है। तो मैं नॉर्मली खिचड़ी बना लेता हूँ। पहले तो मेरे पास सिलेंडर भी नहीं था, तो लकड़ी बीनता था, चूल्हा बनाता था और फिर खाना पकाता था। फिर बीच बीच में ओस ज़्यादा गिरने लगी, बर्फ़ भी, तो फिर मेरे को कुछ बक्सर में एक फैमिली ने सिलेंडर गिफ्ट किया, तो अभी मैं सिलेंडर में खाना बनाता हूँ। जी, हम थोड़ा सामने जाएंगे, यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा जैम हो गया, हम थोड़ा सामने जाएंगे। अतनु जी जा रहे हैं मतलब मुर्शिदाबाद की लालबाग की एरिया से वो जा रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं कि जो भी रास्ते में जा रहे हैं वो लोग, उनको पूछ रहे हैं वो क्यों आए हैं, क्या कुछ लेकर ये ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब जो लोग हैं आसपास में लोग, उनको क्यूरियोसिटी की नज़र से भी देख रहे हैं, ये कहाँ से आए, इतना दूर से हटकर ये अपना यात्रा कर रहे हैं। और भी थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे अतनु जी से। एक 34 साल की उम्र का एक युवक जब ये इतना बड़ा यात्रा के लिए निकले हैं, तो पद यात्रा में, अतनु जी आप बोल रहे थे कि रास्ते में निकले थे, बहुत तकलीफ़ों का आपने फेस टू फेस किया, वहाँ से निकले भी, आज यहाँ पर हैं। आपको क्या लगता है, आपको एकदम जहाँ पर आपका डेस्टिनेशन है पहुँचने में कितना टाइम लगेगा या फिर क्या कुछ? एक्चुअल में मेरी जो योजना थी, मैंने कागजी तौर पे तो 3000 किलोमीटर की बनाई थी और प्लान किया था कि 8 फरवरी को पहुंच जाऊंगा। पर कई बार हमारी प्रकृति के सामने योजना टिकती नहीं है, तो मेरी डिस्टेंस भी बढ़ गई है, लगभग 4000 हो रही है, और अब मुझे लग रहा है मैं 15 मार्च के अंदर पहुंच जाऊंगा। जी, उसके बाद तो आप जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे, उसके बाद का क्या हो योजना? मैं ये ट्रॉली जो है ये पूरी डिसमेंटल हो जाती है, तो इसके 10 टुकड़े होंगे, उसको डिसमेंटल करूँगा और उनकी पैकेजिंग करके हावड़ा आऊँगा और वो ट्रेन से सीधे नागपुर आ जाऊँगा। फिर उसके बाद आप अपने नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे? हाँ, मैं नॉर्मल अपनी जो है, मैं भी एक्चुअल में मैं रोज एथलीट भी हूँ, और मेरे घर में कमाने वाला मैं ही एक इंसान हूँ। मेरी माँ की सेवा करता हूँ, मेरा छोटा भाई भी है, तो मैं अपनी रोज़मर्रा के काम में भी लगूंगा। और आगे मैं डिप्रेशन को लेके एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ, तो उसके लिए अभी मैं पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ। जी, आप 2 योजना को लेकर यात्रा कर रहे हैं। जब लोग को बोल रहे हैं, एक है गंगा की परिशुद्धि के लिए, मतलब गंगा को प्रदूषित ना करें, गंगा को माँ की तरफ ख्याल रखें, और दूसरा है डिप्रेशन। आपके नज़रिए से ये डिप्रेशन क्या चीज़ है, क्या बोलते हैं? एक्चुअल में आज के टाइम में हर व्यक्ति महत्वाकांक्षाओं में जीता है, एम्बिशंस में जीता है। अब वो उसका लगाव इतना रहता है कि उसके हिसाब से यदि वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो बोलता है कि नहीं, अब मेरी ज़िंदगी का कोई काम नहीं है। वो भुलाने की कोशिश करता है, नशे में रहने लगता है या ज़्यादा हताश होता है। तो आप तो देख रहे हैं कि जितने आज एक्सीडेंट नहीं हो रहे, उससे ज़्यादा सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। तो उन लोगों को मैं यही बोल रहा हूँ कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अपने जीवन को होश पूर्वक जियो। तुम्हारे जीवन में तुमसे ज़्यादा मायने कोई चीज़ नहीं है। तो आप कंडीशन को समझोगे, यदि आप असफल हुए तो उसको भी एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरे जीवन में ये परीक्षा थी, उसमें असफल हो गया। पर ऐसा नहीं, हिम्मत हार के बैठ नहीं जाना है, डटे रहना है, और नशा या आत्महत्या जैसे गलत कदम नहीं उठाना है। बस यही कहूँगा। तो आपका ये ख्याल, ये पदयात्रा का आप जो शुरू किया है,
ये पदयात्रा का ख्याल आपको कहाँ से आया, या फिर आपको कहाँ से इसको इंस्पिरेशन मिला जी ये करना चाहिए, या फिर ये कुछ? देखिए, मैं काफ़ी वर्षों से समाज से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले भी मैंने पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, वृक्षारोपण और प्रकृति बचाने के लिए मैं मैराथन इवेंट्स भी करवाता हूँ मेरे शहरों में। पर मैं बहुत वर्षों से पढ़ रहा हूँ कि हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा जी पे अरबों रुपए अभी खर्च हो रहे हैं, फिर भी उसका प्रदूषण लेवल कम नहीं हो रहा है। तो गंगा, आप जो ने बोला जी गंगा के बहुत प्रोजेक्ट हुए हैं, गंगा एक्शन प्लान भी हुआ भाई, वहाँ पर बहुत पैसा खर्च होकर ये प्लान किया जाता है। तो क्या भाई उस प्लान का यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, आप क्या बोलेंगे? देखिए, सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, पर जब मैं वहाँ देखता हूँ कि सरकार बोलती भी है कि कोई भी नाला बिना फिल्टर किए हम गंगा में नहीं छोड़ेंगे, पर ये बात सही नहीं है। मैं कई जगह देखा हूँ, हजारों नाले डायरेक्ट शहर के गंगा जी से जुड़े हुए हैं, और भी कई जगह हैं। आपके शहर में मैंने तो अभी इतने अच्छे नहीं देखा, आप देखेंगे कोई होटल के पीछे गंगा जी गुजर रही है तो उसका पूरा कचरा भी वो गंगा जी में डाल रहा है। तो व्यक्ति गंगा प्रदूषण मुक्त तभी होगी जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा। यदि वो समझेगा कि मैं गंगा जी के पास जा रहा हूँ पूजा करने भी, तो मुझे एक प्लास्टिक का टुकड़ा भी नहीं डालना है, तो ऑटोमेटिक गंगा शुद्ध है ही, हम उनकी शुद्धि में बाधा बन रहे हैं। और ठीक है, सरकार अपनी तरफ से योजना बनाती है, उनका तो मुझे मालूम नहीं है, पर वो भी कर रही है अपनी तरफ से प्रयास। जैसे एक कथा है, चैरिटी बिगेन्स टू होम, जैसे होता है वही एक आदमी से अगर शुरुआत होता है तब पूरी सोसाइटी इसमें भाग लेगी। क्या समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पटना में था, पटना की दीघा घाट में, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स यूथ का ग्रुप है, साइकिलिंग ग्रुप। उन लोग हर वीक में संडे के दिन 1 घंटा 2 घंटा गंगा सफाई में देते हैं, और उनको ऐसा नहीं कि बहुत लंबे घाट की सफाई करना, उन्हें अपना एक एरिया बांध के रखा है 200-300 मीटर का। उसमें वर्किंग पर्सन भी आते हैं, छोटे छोटे 8 साल के बच्चे भी आते हैं, और निस्वार्थ गंगा जी की सेवा करते हैं। ऐसे ही ग्रुपों की हर मोहल्ले में टोली बन गई तो प्रदूषण तो रहेगा ही नहीं। तो वही है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ ले कि हम गंगा जी को माँ मानते हैं। पूरा गंगा बहुत बड़ी पवित्र नदी है, नदी नहीं है, वो ईश्वर का दर्जा है। तो यदि उनकी सेवा करेंगे तो पुण्य भी मिलेगा और ऑटोमेटिक प्रदूषण मुक्त रहेगी। नहीं, अब ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा भी और भी बात करेंगे। आप बोल रहे थे रास्ते में आने के लिए आपका 8 बार टायर आपने बदले हैं, 3 जूते घिस गए हैं। ये जो खर्चा होता है, ये जो खर्चा लगता है, ये आप कहाँ से ये खर्चा को देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे हुंडई कार बनाने वाली कंपनी है, श्री हुंडई, हमारे नागपुर की, उनने में कोई ट्रॉली बना के गिफ्ट करी। पिछले साल की थार रेगिस्तान यात्रा में लूम सोलर बनाने वाली कंपनी ने सोलर मेरे को गिफ्ट कर दिया। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गंगा स्वच्छता को लेकर काम करता है, अतुल्य गंगा, उनने मुझे कुछ अमाउंट दे दिया। पर यही अमाउंट काफ़ी नहीं है मेरे को, क्योंकि 4 महीने सर्वाइव करना है, रोज़ का खाना और भी कई तकलीफ आती है। तो मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, पर मैं जैसे जैसे जाता हूँ ना, लोग मिलते जाते हैं और खुद ब खुद लोग मदद कर रहे हैं। जैसे मैं आपके शहर में कल एंटर कर रहा था, निरकोला वो मंदिर है, वहाँ के पुरोहित जी मुझे मिले रास्ते में। उनने बोले कि नहीं, आप हमारे शहर में आइए। उनने मेरा वेलकम किया और याले होटल में मेरे लिए रूम बुक कर दिया। और एक भाई साहब मिले हैं, उनने मेरे को अपना शहर घुमाया, उनने खाना खिला दिया। तो ऐसे हर गांव देहात में लोग मिल रहे हैं, और देखा जाए तो दुनिया बहुत प्यारी है। मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं मिला कि जो ने मेरा मतलब तकलीफ़ दी हो। हर जगह मदद मिल रही है मुझे। जी हाँ, आपने बोला जो मदद कर रहे हैं, लोगों ने आपको मदद भी किया है, आप ऐसे चल रहे हैं। और एक तो बात है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जी, एक सॉफ्टवेयर अर्थात टेक्निकल दिख से आप फिर से एक ऑपोजिट स्ट्रीम पर, जी, तो इसका कैसे मुलाकात होता है? एक स्ट्रीम आप एडुकेशन किए एक स्ट्रीम पर, और आप भाग रहे हैं और एक स्ट्रीम पर, ये कैसे एक्चुअल में देखिए कि हम लोग सब इस दुनिया में विजिटर है, बहुत कम वक्त के लिए आते हैं। यहाँ पे धन दौलत पढ़ाई लिखाई कुछ साथ में नहीं जाने वाला है। सिर्फ एक दुनिया में चीज़ है, वो है प्रेम, कमाने योग्य और बांटने योग्य। तो कुछ ऐसा करके जाओ कि आपको भी लाइफ से जब आप विदा हो तो एक मुस्कुराहट हो और एक आनंद हो। तो मैं अपनी जीवन की सच्ची कमाई कर रहा हूँ ये वाली, और वो तो ठीक है, रोजी रोटी के लिए वो करना पड़ता है, तो वो भी है, पर असली ज़िंदगी की कमाई यही है मेरी। দেখো আমরা রাস্তা যেতে যেতেই কথা বলছিলাম, এবং তার সঙ্গে এই অতুনজি তিনি রয়েছেন, তিনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি 5 রাজ্য পার করে আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছেছেন, এবং আজকে তিনি মুর্শিদাবাদে রয়েছেন। অর্থাৎ তিনি 5 রাজ্য পার করে আজকে মুর্শিদাবাদে এসে পদার্পণ করেছেন, এবং প্রথমে
তার পদযাত্রা শুরু হয় হচ্ছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে, অর্থাৎ গ্লেশিয়ার থেকে, এবং তারপরে উত্তরাখণ্ড হয়ে, কিন্তু আমার এখানে সেই রাজ্যগুলির নাম লেখা রয়েছে চাকাতে, উত্তরাখণ্ড হয়ে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ থেকে তিনি বিহার, বিহারের পরে ঝাড়খণ্ড এবং তারপরে ওয়েস্ট বেঙ্গল, অর্থাৎ এই 5টি রাজ্যকে পার করে কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে তিনি তার, অর্থাৎ তার গন্তব্যস্থল, অর্থাৎ যেখানে বঙ্গোপসাগর বা গঙ্গাসাগর যেটাই আমি বলি না কেন, সেখানে গিয়ে তার কিন্তু এই যাত্রা শেষ হবে। তিনি মোটামুটি তার হিন্দিভাষী হলেও তিনি কিন্তু তার দুটো মোটো নিয়ে কিন্তু তার এই পদযাত্রা করছেন। দুটি মোটোর মধ্যে একটি রয়েছে হচ্ছে গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করা, অর্থাৎ গঙ্গাকে তিনি যে বলছেন যে গঙ্গাকে আমরা যখন মা হিসেবে যখন ট্রিট করলে তাহলে কী হবে, গঙ্গার দূষণটা কিন্তু অনেকটাই কমবে। আমরা যেমন আমার বাড়িতে আমাদের মায়ের যেমন ট্রিট করি, তেমনভাবে এই গঙ্গাটাকেও যদি ট্রিট করি, সেখানে মানুষজনকে বোঝাচ্ছেন রাস্তায় আস্তে আস্তে গঙ্গা তীরবর্তী অর্থাৎ যে রাস্তাগুলি, সেই রাস্তাগুলি আস্তে আস্তে কিন্তু মানুষজনকে বোঝাচ্ছেন গঙ্গা যাতে দূষিত করা না হয়। এবং অপর আরেকটি মোটোও তিনি রেখেছেন, সেটি হলো ডিপ্রেশন মুক্ত ভারত গড়ার জন্য। অর্থাৎ মানুষজন এখন যেমন ডিপ্রেশনে ভুগছেন, অর্থাৎ কেউ আত্মহত্যার শিকার হচ্ছেন, কেউ ডিপ্রেশনে নেশার দিকে চলে যাচ্ছেন, সেইখান থেকে সমাজকে বার করে নিয়ে আসতে কিন্তু তার এই পদযাত্রা এবং অতনুবাবুর এই পদযাত্রা। এবং সেই সঙ্গে তিনি শুধু এই পদযাত্রা বলে নয়, তিনি একজন অ্যাথলেটিক, এবং সেই সঙ্গে তিনি ইন্টারন্যাশনাল এবং রাষ্ট্রীয় মেডেল পেয়েছেন। এবং শুধু এই পদযাত্রা বলে নয়, তিনি এছাড়াও সাহারা মরুভূমি থেকেও অনেক কটি মরুভূমিও তিনি কিন্তু এইভাবে পার করেছেন। তার সঙ্গে আরও একটু কথা বলবো যে आप हमसे बात करते करते बोला कि आप थर मरुभूमि या सहारा में भी पद यात्रा किए हैं, वो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, मैंने पिछले वर्ष थार मरुस्थल भी पार किया था। थार मरुस्थल का ऐसा रहा कि मैं 52 दिन रेगिस्तान में था, तो वहाँ पे भी मेरा यही उद्देश्य था कि लोग जो सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में जीते हैं और रूढ़िवादी परंपरा, उनको मैंने एक्सप्लोर किया। वहाँ पे मैंने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ज़ीरो लाइन से अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी। गुजरात कच्छ के रेगिस्तानों से मैंने पूरे नमक के दलदली रेगिस्तानों को पार किया था। उसके बाद पूरे रेत के रेगिस्तानों को पार किया। मैं कुलधारा, दुनिया का टॉप 10 भूतिया जगह, 10,000 खंडरों के बीच में रात भर अकेले सोया, और वहाँ पे तो मेरे को 20-20, 30-30 लीटर पानी लेके यात्रा करना पड़ता था, क्योंकि रेगिस्तान में पानी भी नहीं रहता है। और वहाँ का सबसे ख़तरनाक जीव था वो है रेटल स्नेक, तो मुझे रेटल स्नेक का भी डर रहता था। और दूसरी बात, रेगिस्तानों की ये कही जाती है कि हर जगह एक सस्पेंस रहता है, वहाँ रेत की दुनिया रहती है, वहाँ पे आप अकेले रहते हो, वहाँ पे जितनी आबादी है ऐसी कोई आबादी नहीं रहती है। मैंने लैला मजनू की रियल समाधि को विज़िट किया, मैंने न्यूक्लियर बम की परमाणु की साइट को क्रॉस किया उसके पास से, और साथ में मैंने हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष है, अपने हाथों से 5-5 हज़ार साल पुराने अवशेष निकाले। मैं हड़प्पा संस्कृति की पीली बंगा, काली बंगा को पार किया, सम के रेगिस्तानों को पार किया। सम के रेगिस्तान मतलब ऐसे रेगिस्तान जो दिखते हैं सूखे हैं पर वो दलदली रहते हैं, उस पर कोई चलेगा तो डूब जाता है। तो वो जर्नी भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत जर्नी थी। उस जर्नी में मेरे जूतों की तो बात नहीं करूँगा, पर मेरे पैरों की 4 बार चमड़ियाँ बदल गई, 4 बार स्किन आई और 4 बार बदल गई, और बहुत इनक्रेडिबल जर्नी थी। और 2018 में मैंने सहारा रेगिस्तान में कंपटीशन था, वहाँ पे 55 डिग्री में दौड़ना पड़ता है पूरा लगेज लेके, तो 70 देशों के बीच में मैं इंडिया को लीड कर रहा था वो कंपटीशन में। तो आप जो ये उस रेगिस्तान में भागना या फिर पदयात्रा करना, और यहाँ पर इस पदयात्रा में उससे भी ये कंफर्टेबल है उससे भी, हाँ। तो आप उसके साथ अगर इसको कंपैरिजन करें तो क्या कुछ लगता है आपको? जी देखिए, रेगिस्तान के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे, और इस यात्रा में चारों तरफ मुझे पानी ही पानी दिख रहा है। तो यहाँ के लोग पानी की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। कई लोग बिल्कुल गंगा किनारे रहते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि वो प्रदूषण मुक्त करना चाहिए, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, ये जो यात्रा है ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं हिमालय की जिन जगहों से आ रहा हूँ, मैं गुफाओं में भी रहा हूँ, ऐसे साधुओं के साथ रहा हूँ जो आप लोग सिर्फ सुनते हो, उनके हाथ की मैंने रोटियाँ खाई है। ऐसी आध्यात्मिक जर्नी भी कह सकते हैं इसको। और रेगिस्तान की एक अलग दुनिया होती है, वहाँ पे माफियाओं की भी दुनिया होती है, ये बहुत कम लोगों को मालूम रहता है। वहाँ पे स्मगलर्स की भी दुनिया होती है। तो वैसे लोगों ने भी मुझे रोटी खिलाया, पर किसी ने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया। तो लास्ट ऑफ ऑल एक बार आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बता दीजिए आपकी इस यात्रा के बारे में, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और क्या कुछ मोटो लेके जा रहे हैं? देखिए, मेरी यात्रा का एकमात्र 2 उद्देश्य कहूँगा, गंगा हो प्रदूषण मुक्त, व्यक्ति हो डिप्रेशन मुक्त, ये मेरा टाइटल है।
और साथ में मैं निकला था गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय पर्वत से, और गंगा जी के उद्गम स्थल से जहाँ पे वो गंगा जी सागर में विलीन होती है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ये 5 राज्यों से होकर गंगा जी निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो मेरा भी आगे का लक्ष्य वेस्ट बंगाल में गंगा सागर में पहुंचना, और लोगों को मैं गांव-गांव जाके चौपाल लगाता हूं और यही संदेश देता हूं कि आप अपनी गंगा के महत्व को समझिए, उसकी अहमियत को समझिए और अपने जीवन को भी समझिए, जीवन को होशपूर्वक जिए। और यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा, दुनिया में कोई चीज़ आपसे ज़्यादा मायने नहीं रखती, अपनी कदर करो और आप चाहो तो पूरी दुनिया को हिला सकते हो। बस, थैंक यू। आपका नाम? अतुल कुमार चौक से, नागपुर। एकदम अतुल जी, जो जिस मोटो को लेकर ये पदयात्रा कर रहे हैं, इस पदयात्रा में उन लोग 2 मोटो लेकर चल रहे हैं। इस 2 मोटो में एक है गंगा हो प्रदूषण मुक्त और युवक हो डिप्रेशन मुक्त। इस बात को वो सब जहाँ जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर इस बात को दोहरा रहे हैं एवं लोग को समझ करवा रहे हैं कि ये मोटो लेकर वो निकले हैं। এবার আসি ওনার কথার দিকে। দেখতে পাচ্ছি সেখানে কিন্তু ইনি টোটাল ওনার যে জার্নি তা কিন্তু লাগিয়ে রেখেছেন। একদম প্রথম থেকে তো ক্যামেরায় অর্ঘ্য রয়েছে, অর্ঘ্য দেখানোর চেষ্টা করছে। রান অ্যালং ফর গঙ্গা 3000 কিলোমিটার অন ফুট फॉर सेव गंगा प्रिजर्व लाइफ। और यहाँ गंगोत्री उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बेंगल, অর্থাৎ এই 5টি রাজ্য দিয়ে কিন্তু তিনি তার যে পদযাত্রা তা কিন্তু সম্পন্ন করবেন এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই 5 রাজ্যের উপর দিয়ে পদযাত্রা করছেন গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার জন্য এবং যুবককে ডিপ্রেশন মুক্ত করার। তিনি তার এই পদযাত্রার মাধ্যমে কতটা মানুষজনের কাছে পৌঁছে যাবেন এখন সেটি তার কাছে দেখার। মুর্শিদাবাদের লালবাগ থেকে ক্যামেরায় অর্ঘ্য দত্তর সঙ্গে প্রবীণ, NTV WB।